Chapter 13 Probability Exercise 13.1 Example number 1. If P of A equal to 7 by 13, P of B equal to 9 by 13 and P of A intersection B equal to 4 by 13, evaluate P of A by B. देखो क्या करना है, A की प्रोबेबिलिटी दी है, B की दी है और इंटरसेक्शन की दी है. हमें निकालनी है A बाई B की. ये A बाई B क्या होता है? कंडीशन प्रोबेबिलिटी. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? A बाई B का A इंटरसेक्शन B अपॉन PB. A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 4 बाई 13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू 9 बाई 13. ये 13 और 13 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 4/9. अब इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 देखो. एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या दिया है. अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय. देखो अब आपको कैसे पता चलेगा पेपर में कि यहाँ पे कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है. मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे P ऑफ A बाई B निकालना है. देखो बड़ा ही आसान तरीका है. जहां देखो अगर आप देखो, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन डैट, अगर क्वेश्चन में गिवन लिखा हो, गिवन डैट लिखा हो, या ये लिखा हो इफ लिखा हो, या इट इज नाउन लिखा हो, ठीक है. अगर गिवन लिखा हो, गिवन डैट लिखा हो या इफ इट इज नाउन लिखा हो, तो समझ लेना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है. मतलब P ऑफ A बाई B निकालना है. ठीक है. अब देखो, अब फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, तो सैंपल स्पेस बनाते हैं. क्या हो सकती है सैंपल स्पेस? या तो दोनों बॉय होंगे, या दोनों या बॉय गर्ल होगा, या गर्ल बॉय होगा, या दोनों गर्ल्स होंगी. यही हो सकता है ना. तो NS कितना हो गया? NS मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S. 1 2 3 4. S में कितने एलिमेंट्स है? 4. ठीक है. अब देखो A कैसे लेना और B कैसे लेना. देखो एक चीज हमेशा याद रखो, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर मेल, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो A, और जो गिवन वाला होगा, गिवन वाला हमेशा B रखना है. ये चीज हमेशा याद रखना. जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो A और जो गिवन वाला होगा उसको B. तो यहां पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? बोथ द चिल्ड्रन आर मेल. तो बोथ द चिल्ड्रन आर मेल, नहीं बॉयज. बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज. और B को क्या रखना है? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय. अब यहां पे देखो A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले A निकाल लो. A में कितने एलिमेंट्स आएंगे? देखो ये कहता है दोनों बॉयज होने चाहिए, तो बॉयज वाला ये एक ही केस है, वो बन गया BB. ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले B निकालो. एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, मतलब कम से कम एक बॉय होना चाहिए. इसमें भी एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, तो ये तीनों आ जाएंगे. BB, BG और GB. उसके बाद हमें A इंटरसेक्शन B भी चाहिए होता है. A इंटरसेक्शन B मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में देखो ये दोनों में है, तो A इंटरसेक्शन B हो जाएगा BB. अब लगाओ फॉर्मूला. देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B में, ये देखो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, ये फॉर्मूला होता है ना. हमें सिर्फ इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए और B की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो A की नहीं निकालेंगे हम. A की तो हमें चाहिए ही नहीं होती. तो B की प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगी. इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 और अपॉन में टोटल कितने हैं? 4. अब इसी तरह A इंटरसेक्शन B. A इंटरसेक्शन B में क्या होगा? कितने एलिमेंट है इसमें? 1 और टोटल कितने हैं? 4. ठीक है. अब हमें निकालना है A बाई B. A बाई B का फॉर्मूला लगा लो. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B. A इंटरसेक्शन B देखो कितना है? 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है? 3/4. तो ये 4 और 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/3. ये होगी हमारी एग्जाम्पल 2 भी कंप्लीट. एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया है? 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस इन ए बॉक्स. मिक्स अप थॉरली एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली. मतलब क्या कहता है,
हमारे पास 1 से 10 तक कार्ड्स दिए हुए हैं जिन पे नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इनमें से कोई एक कार्ड निकालना है। देखो आगे क्या दिया है, इफ इट इज नाउन। देखो यहां पे भी लिखा हुआ है इफ इट इज नाउन, तो क्या पता चल रहा है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इफ इट इज नाउन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3 और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बोल रहा है उस कार्ड पे नंबर जो है वो मोर देन 3 होगा और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इवन नंबर होगा। ठीक है, तो देखो, तो मैंने आपको बताया ए उसको लेना है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इवन नंबर की। तो ए ले लो इवन नंबर। तो देखो इवन नंबर की, इसमें इवन नंबर कौन कौन होगा, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, और बी किसको लेना है, जिसमें क्या लिखा हो, गिवन। गिवन मतलब इफ इट इज नोन भी लिखा होगा उसको भी बी लेना है। ठीक है, तो बी कितना है, नंबर मोर देन 3 है ना, कार्ड नंबर इज मोर देन 3 मतलब 3 से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 3। तो वो कौन सा होगा, 3 के आगे वाले 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में देखो 4 है, फिर दोनों में 6 8 दोनों में है और 10 दोनों में। ठीक है, अब फॉर्मूले में ए की प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए होती तो हम ए की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे, हम बी की निकालेंगे। बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल कितने हैं, टोटल देखो ये कितने 10 है तो 7/10। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 1 2 3 4 और टोटल कितने हैं, टोटल है ये 10। अब निकालो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब ए बाय बी। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू देखो क्या, 4/10 और बी की प्रोबेबिलिटी 7/10, तो 10 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 4/7। ये आ गया हमारे एग्जाम्पल 3 का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। इट इज नाउन दैट out of 430 10% of the girls study in class 12th. What is the probability that a student choose randomly studies in class 12th given that the chosen student is a girl? देखो क्या कहता है, एक स्कूल है जिसमें 1000 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 430 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि आउट ऑफ 430 मतलब ये जो 430 गर्ल्स हैं उसमें से 10% जो हैं वो 12th क्लास में पढ़ती हैं लड़कियां। समझ आया, मतलब 430 430 गर्ल्स हैं, 10% जो हैं वो क्लास 12th में पढ़ती है। मतलब 10% ऑफ 430 का क्या होगा, 430 का 10% हो गया 10/400, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये, मतलब 43 लड़कियां जो है ना वो क्लास 12th में पढ़ती हैं। समझ आई मेरी बात, क्लास 12th में 43 गर्ल्स हैं। ठीक है, और पूरे स्कूल में 430 गर्ल्स हैं। अब आगे देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12th गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। देखो यहां पे जो गिवन दिया हुआ है मैंने आपको बताया गिवन वाला बी लेना है। ठीक है, और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यहां पे स्टूडेंट जो है वो क्लास 12th में जो स्टडी कर रहे हैं है ना, तो वो लेना है ए। तो ए क्या हो जाएगा, A equal to student who studies in class 12th, who studies in class 12th। ठीक है, और B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा स्टूडेंट इज ए गर्ल। ठीक है, वो स्टूडेंट गर्ल मतलब पूरे स्कूल के लिए, क्योंकि यहां पे स्पेसिफाई बोला नहीं है कि कौन सी क्लास में है, तो वो हमने B ले लिया। अब A की प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगी,
सच एक ही प्रॉबिलिटी तो हमें चाहिए नहीं होती है ना, क्योंकि देखो ना ए बाय बी में हमें एक तो प्रॉबिलिटी चाहिए होती है इंटरसेक्शन की और बी की, है ना। और यहाँ पे ए की प्रॉबिलिटी निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला कि क्लास 12th वाले स्टूडेंट होने चाहिए। अब हमें थोड़ा पता है कि क्लास 12th में कितने स्टूडेंट हैं, तो ए की वैसे भी नहीं निकलेगी प्रॉबिलिटी, और वो हमें चाहिए भी नहीं। तो पहले बी की निकालो। बी देखो क्या लिखा है, स्टूडेंट इज ए गर्ल। गर्ल स्टूडेंट कितनी है टोटल स्कूल में, 430 हो गई अपॉन, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1000। ठीक है, अब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये ध्यान से समझना, ठीक है। देखो एक है स्कूल में सारी लड़कियां, और एक ए है क्लास 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं। अब क्लास 12th में पढ़ने वाले लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, देखो ना, ए में लड़के और लड़कियां और बी में सिर्फ लड़कियां, है ना, तो कॉमन क्या होगी, लड़कियां। लेकिन वो लड़कियां कितनी कॉमन होंगी, जो सिर्फ क्लास 12th में पढ़ती होंगी। समझ आई मेरी बात, दोबारा सुनो। क्लास 12th में ये हमारी आ गई क्लास 12th, इसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, ठीक है। एक केस ये है, और दूसरा केस है जिसमें सारे स्कूल की लड़कियां, पूरे स्कूल की लड़कियां। तो दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा लड़कियां। लेकिन कौन सी लड़कियां, जो सिर्फ क्लास 12th में पढ़ती होंगी। और क्लास 12th में देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इसने बोला था 10% ऑफ द गर्ल्स, 10% लड़कियां जो क्लास 12th में पढ़ रही हैं। तो यहां लिख सकते हो 10% ऑफ 430 अपॉन टोटल कितना था, 1000। समझ आई ये बात। अब 10% ऑफ 430, इसको ऐसे लिखो 10 अपॉन 100 इंटू 430 अपॉन 1000। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये बनेगा 43 अपॉन 1000। अब आपने सिर्फ इसमें वैल्यूज डालनी है और आंसर आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू देखो क्या अभी निकाली, 43 अपॉन 1000, और बी की वैल्यू 430 अपॉन 1000। ये और ये कैंसिल, तो ये बना 43 अपॉन 4300। ये इससे कैंसिल, यहां बचेगा 10, 1/10। 1/10 को आप 0.1 भी लिख सकते हो। ये होगी हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 5, अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स। पहले यहां तक रुक जाओ। कहता है एक डाई को 3 बार फेंकना है, तो उसकी सैंपल स्पेस क्या हो सकती है। देखो या तो तीनों बार 1 आएगा, है ना, या 1 1 2 होगा, ऐसा ही होगा, या 1 1 3 होगा। ठीक है, अब इतने सारे बनाना तो मुश्किल है, तो सीधा लिख दो अप टू सो ऑन 6 6 6। अब ये कितने होते हैं, देखो NS का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। देखो अगर आपके पास डाई हो ना, एक डाई का फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। 6 इसलिए आता है क्योंकि एक डाइस के 6 फेसेस होते हैं, और n हो गया कि कितनी बार डाइस को टॉस किया। जैसे यहां देखो कितनी बार डाइस को टॉस किया, 3 बार। तो 6 का क्यूब कितना होता है, मतलब 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, वो बनता है 216। ठीक है, अब ए पे आ जाओ। ए यहां पे क्या बोलता है, 4 ऑन दी थर्ड थ्रो। मतलब 4 जो है वो थर्ड थ्रो में होना चाहिए। मतलब जैसे ये है ना, ये फर्स्ट थ्रो, ये सेकंड थ्रो, ये थर्ड थ्रो, है ना। मतलब ऐसा ले लो 1 1 4, 1 2 4। अब इतने सारे बनाना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि हम यहां पे बता नहीं सकते कि कितने सारे बनेंगे। अगर मैं बोलूं 1 3 4, है ना, 2 2 4, बड़े सारे बनेंगे ना, तो ये तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और पॉसिबल भी नहीं है बनाना। तो आपने क्या करना है, यहां पे पहली थ्रो में x रख लो, दूसरी में y और तीसरी में 4 रख लो, और ये कह दो वेयर कि जो x y हैं वो किसको बिलोंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये समझ आ गया। क्योंकि हमें वैसे भी a की प्रोबेबिलिटी चाहिए ही नहीं होती, तो a को हम ऐसा रख सकते हैं। अब b पे आ जाओ। b देखो क्या दिया, 6 ऑन दी फर्स्ट एंड 5 ऑन दी सेकंड। मतलब कि 6, जैसे यहां पे ये 6 होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए। देखो मैं यहां बनाता हूं 6 5। तो थर्ड में क्या आ सकता है, थर्ड में 1 आ सकता है ना। फर्स्ट में 6 5, थर्ड में 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है,
इसी तरह 5 आ सकता है और या तो 6 आ सकता है। ये केसेस बन सकते हैं। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या होगा, कौन सी चीज इन दोनों में कॉमन होगी? देखो कॉमन वही चीज होगी जिसके एंड में 4 होगा, है ना। तो एंड में 4 सिर्फ यहां पे है, देखो, तो कॉमन सिर्फ 6 5 4 होगा। अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो, हमें प्रोबेबिलिटी इसकी चाहिए होती है और इसकी चाहिए होती है। तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? बी के फेसेस देखो कितने बन रहे हैं एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 और टोटल कितने हैं? 2 1 6। इसी तरह इंटरसेक्शन की निकालो, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं? इंटरसेक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट है 1, ये पूरा एक है, ठीक है, ये मत इसको 3 मत गिन लेना, ये पूरा एक है 1 और टोटल 2 1 6, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन भी लिखा था ना, तो इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बाई बी। ए बाई बी का क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी देखो क्या है 1 अपॉन 2 1 6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 6 अपॉन 2 1 6। ये और ये कैंसिल, 1/6 आ गया हमारी एग्जाम्पल 5 का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। What is the condition probability that the number 4 has appeared at least once? देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक डाइस को 2 बार टॉस करना है। कितनी बार टॉस करना है? 2 बार। तो देखो इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी? 1 1 1 2, है ना, ऐसी बनेगी ना। फिर 1 3, 2 डाइस है ना, या तो पहले में 1 आएगा दूसरे में 1 आएगा, या पहले में 1 आएगा या दूसरे में 2 आएगा, अप टू सो ऑन 6 6, ठीक है। अब देखो 2 डाइज में कितने एलिमेंट होते हैं? 2 डाइज में मैंने आपको बताया 6 की पावर n, तो यहां पे n कितना? 2, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, वो कितना हो गया? 36, ठीक है। अब कहता है एंड द सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, मतलब जो सम है ना 2 डाइज का वो 6 होना चाहिए। जैसे मैं इन दोनों को प्लस करूं, कितना आएगा? 4 आएगा ना, लेकिन आना कितना चाहिए? 6, ठीक है। और कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम 4 जो है ना एटलीस्ट 1 होना चाहिए। मतलब दो, जैसे यहां पे देखो ये 1 4 या 4 4, कम से कम हर नंबर हर में ना एक 4 होना जरूरी है, एक तो होना चाहिए। ये बी, ये हमारे पास ए दिया हुआ है, तो ए क्या है यहां पे? नंबर 4 एटलीस्ट, या लिख लो पूरा, नंबर 4 हैज अपेयर्ड, नंबर 4 हैज अपेयर्ड एटलीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार दोनों में से किसी एक में 4 आना चाहिए, एटलीस्ट वंस। जैसे देखो यहां पे, जैसे मैं लिखूंगा 1 4, एक बार 4 है ना, फिर मैं लिखूंगा 2 4, एक बार 4 है इसमें भी, 3 4, फिर 5 4, फिर 6 4, है ना, सब में देखो 4 आ रहा है। या देखो 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6, ये हो गया हमारा ए। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको हम ए लेते हैं। अब हम लेंगे बी। बी देखो क्या है, यहां पे लिखा क्या है? बी लिखा हुआ है कि सम जो है वो 6 होना चाहिए, है ना। तो सम क्या होना चाहिए? 6। बी ले लो, सम इज 6। 2 डाइज में सम 6 होना चाहिए। जैसे 1 से शुरू करो, 1 5, 1 + 5 6, अब 2 लो, 2 और 4, 2 + 4 6, 3 3, 3 + 3 6, 4 2, 4 + 2 6, 5 1, 5 + 1 6, और कोई नहीं होगा। और आप कोई भी चेक करके देख लो, और कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन देखो जिसमें 4 होगा वही कॉमन होगा, एक ये 2 4 और एक 4 2, ये देखो ये दोनों कॉमन है, 2 4 और 4 2। अब हमें बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है और ए इंटरसेक्शन बी की। बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 2 3 4 5, और टोटल कितने हैं? टोटल ये देखो 36।
और ए इंटरसेक्शन बी की निकालो। अब ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, 1 2 और टोटल कितने हैं 36। ठीक है, अब निकालो ए इंटरसेक्शन बी, ओ सॉरी ए बाई बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही कहते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2/36 और पी ऑफ बी की वैल्यू 5/36। ये 36 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2/5। अब बस हमारी लास्ट एग्जांपल बची है। एग्जाम्पल नंबर 7, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। इफ द कॉइन शोज हेड, टॉस इट अगेन, बट इफ इट शो टेल, then throw a die. Find the conditional probability of the event that the dice shows a number greater than 4 given that there is at least one tail. देखो क्या कहता है, हमने क्या करना है, एक कॉइन टॉस करना है। एक कॉइन टॉस किया, क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं कॉइन में, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही हो सकती है। ये देखो क्या कहता है, अगर हेड आया तो आप क्या करो, टॉस इट अगेन, मतलब हेड आएगा तो एक और बार कॉइन फेंको। ठीक है, ये हमने कॉइन फेंका, तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कहता है बट इफ इट शो टेल, अगर टेल आया तो आपको क्या थ्रो करना है, डाई। क्या थ्रो करना है, डाई। तो डाई के कितने फेसिस होते हैं, 1 2 6 फेसिस होते हैं ना, 3 4 5 और 6, ये 6 फेसिस होते हैं। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, पहले इसकी ना सैंपल स्पेस बना लो। सैंपल स्पेस क्या बनेगी, देखो हेड हेड, फिर नेक्स्ट हेड टेल, फिर टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, है ना, यही बनेगी ना। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आगे देखो क्या कहता है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हमें क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब हमें ए बाई बी निकालना है। ठीक है, देखो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डाइस शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, ये ए हो गया, और गिवन डैट लिखा है वो बी होगा। बी क्या है, एटलीस्ट वन टेल। तो देखो ए क्या है, यहां पे ए दिया हुआ है, डाइस शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, डाई शो अ नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब डाई जो है ना उसमें नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 से बड़ा नंबर देखो कहां पे होगा, ये देखो एक 5 और एक 6, और देखो कहीं भी नहीं है, तो क्या बनेगा T5 और T6। ये आ गया हमारा ए। अब बी पे आ जाओ, बी क्या होगा, बी बोलता है एटलीस्ट वन टेल, यहां लिख लो पहले, एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट वन टेल मतलब कम से कम एक बार टेल होना चाहिए, एटलीस्ट वन टेल। तो देखो वो ये HT और ये सारे आ जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे, सब में एक एक टेल है, T1 T2 T3 T4 T5 और T6। ठीक है, अब हमें निकालनी है, अब इसके बाद इनके बीच में इंटरसेक्शन देखो क्या कॉमन क्या है इन दोनों में, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन एक T5 ही है मेरे ख्याल से, है ना, यही कॉमन है, सिर्फ T5। अब हम निकालेंगे बी की प्रोबेबिलिटी। अब देखो कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, कुछ जल्दी जल्दी में ना क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल लिख देंगे। यहां लिख लो NS कितना है, NS हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में ना 7/8 लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। और यहां पे ए इंटरसेक्शन बी में क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, एक ये एक ही है, और टोटल में 1/8 लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर निकाल लेंगे 1/, मतलब ऐसा करेंगे 7/8 नहीं, एक मिनट, 1/8 7/8, 8 काटेंगे 1/7 लिख देंगे। ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना, मेरी बात सुनो। देखो
ये जो है ना, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। क्या नहीं है? इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होंगे। देखो मैं आपको बताता हूं, इक्वली लाइकली इवेंट्स वो होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। ठीक है, अब जैसे ये देखो, जैसे ये वाला केस देखो, T1, ये T1 देखो, इस T की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो एक कॉइन में कितने, एक कॉइन में फेस कितने होते हैं? या तो हेड होता है या तो टेल होता है ना। तो ये कितना फेस? T1, और ये कितने हैं? 2, 1/2। T की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। नहीं समझ आया? देखो ना, एक कॉइन में 2 फेसिस होते हैं, या तो हेड या तो टेल। टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 ही होगी ना, हेड की भी 1/2 होगी। ये चीज समझ आई? और 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 की प्रोबेबिलिटी, टोटल फेसिस कितने होते हैं डाई में? 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 लिखो, और यहां पे सिर्फ एक ही फेस है, 1/6। समझ आई मेरी बात? 1/2 और 1/6, और टोटल फेसिस हो गए। अच्छा, अब इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, ये दोनों अलग अलग आ रही है ना। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं हुए। तो जहां पे ये बराबर नहीं हो, तो वहां पे कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं आपको। समझ आई मेरी बात? ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी बी की निकालो। बी देखो क्या दिया हुआ है, ये है। बी कहां पे है? ये है ना। इन सब की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं HT T1 सबकी अलग अलग निकालनी है, क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। HT T1 T2 T3 T4, फिर T5 और T6। ठीक है, अब H की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो मैंने अभी आपको बताया, H की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। कैसे? एक कॉइन में 2 फेसिस होते हैं, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी ना, क्योंकि उसमें से एक हेड है और 2 फेसिस है। तो T की भी क्या होगी? 1/2। अच्छा, T की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2, और 1 की देखो मैंने अभी बताई थी, 1/6। ठीक है, T की प्रोबेबिलिटी 1/2। 2 की क्या होगी? देखो टोटल फेसिस हो गए 6, तो 2 भी इनमें से एक ही एलिमेंट है, तो इसकी भी 1/6। ठीक है, अच्छा, अब T की प्रोबेबिलिटी 1/2। 3 एक ही फेस है, और एक डाइज में टोटल 6 फेस होते हैं, 1/6। T की 1/2, 4 की 1/6, T की 1/2, 5 की 1/6, फिर T की 1/2 और 6 की 1/6। अब आप इन सबको सॉल्व करो, कितना बनेगा ये? 1/4, 1/12, 1/12। अब चेक कर लो, 1/12 सबकी 1/12 आ रही है। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब ये 1/4, ये कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, ये बनेगा 6/12। अब इनका एलसीएम 12 आ जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 3 + 6, 9/12। 9/12 होता है 3/4। ये आ गई बी की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब निकालो ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी देखो क्या दिया है, सिर्फ T5 है, मतलब हमें सिर्फ T5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। T5, एक सेकंड मैंने गलत किया ना, दोनों में कॉमन देखो क्या है, T5 भी है और T6 भी है। यहां एक और आएगा, ठीक करना, T6 भी कॉमन आएगा। ठीक है, अब T5 की प्रोबेबिलिटी और T6 की प्रोबेबिलिटी। T की प्रोबेबिलिटी 1/2 अभी मैंने समझाया, और 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6। T की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 6 की 1/6। तो ये बनेगा 1/12, और ये बनेगा, इसको ना काटो मत, ऐसे ही रहने दो, 9/12 ही रखो, और ये बनेगा 1/12। तो ये बन गया 2/12। ठीक है, अब हमें निकालना है कंडीशन प्रोबेबिलिटी, मतलब हमें निकालना है A/B। A/B क्या होता है? A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A इंटरसेक्शन B देखो क्या दिया हुआ है, 9/12, और नहीं गलत लिख रहा हूं, A इंटरसेक्शन B है 2/12, और ये B की प्रोबेबिलिटी 9/12। 2/12 अपॉन 9/12, 12 कट जाएगा, तो पीछे बचेगा 2/9। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 7 कंप्लीट।